हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजन क्लासेस। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संहिता अध्ययन 1। संहिता अध्ययन 1 जैसे कि अभी फर्स्ट टॉप में है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था संहिता अध्ययन 1 के अंदर संहिता के अंदर कौन कौन सी चीज आते हैं या संहिता क्या है पहले वीडियो में। तो संहिता अध्ययन 1 में आपके पहले मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस। सिलेबस क्या है आपका, आपको पता ही होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट टॉप में एडमिशन ले लिया या जो नीट खत्म हुआ आप लेंगे एडमिशन, तो फर्स्ट प्रॉफ में आपके संहिता का सिलेबस है अष्टांग हृदय और चरक संहिता। ये दो संहिता है आपके पास। चरक संहिता का चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 है और चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 है आपके अष्टांग हृदय। ठीक है, और एक बात बता दूं कि जो संहिता होता है उसको कुछ पोर्शन से कुछ स्थान में डिवाइड किया है और हर एक स्थान में डिफरेंट अध्याय है। ठीक है, अध्याय का मतलब क्या होता है, चैप्टर्स। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। एक लाइनर दे देता हूँ आपका संहिता में। ये जो आपका जो संहिता होता है, आपका संहिता को जो आपके आचार्य लोग हैं उन्होंने संहिता को कुछ पोर्शंस में क्या करा है, डिवाइड करा है। पोर्शंस में क्या करा है, डिवाइड करा है। उन पोर्शंस को क्या बोलते हैं, अध्याय वो बोलते हैं, जो स्थान बोलते हैं, अध्याय स्थान बोलते हैं। और हर एक स्थान को कुछ अध्याय में विभाजित किया है, कुछ अध्याय में विभाजित किया है। या कुछ अध्यायों में विभाजित किया है। ठीक है, और हर एक स्थान डिफरेंट स्थान है। सूत्र स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, ये सब स्थान बताए हैं। और जो स्थान के बारे में मैं आपको जब मैं चरक का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डिफरेंट स्थान और हर एक स्थान में क्या क्या अध्याय है उसमें बताऊंगा, उस सब पढ़ाऊंगा। तो इधर जान लो स्थान में विभाजित क्या होता है और उस स्थान में भी सब डिवाइड कर रखा है अध्यायों में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉप में सूत्र स्थान। ठीक है, सबसे इजी स्थान बोला जाता है सूत्र स्थान को, इजी स्थान है। तो सूत्र स्थान में आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का चैप्टर 1 या अध्याय 1 इसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस अध्याय 1 का क्या नाम है, उस अध्याय 1 का नाम है आयुष काम्य अध्याय। जो आयुष काम्य अध्याय है उसके बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अष्टांग हृदय का हम पहला चैप्टर उठाएंगे या फर्स्ट अध्याय लेंगे, वो सूत्र स्थान का। वो चैप्टर 1 क्या है आपका, चैप्टर 1 आयुष काम्य अध्याय। आयुष आयुष्य काम्य अध्याय, आयुष काम्य अध्याय, आयुष काम्य अध्याय। ठीक है, अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो तो लिख लेना अपनी बुक अकॉर्डिंग, बुक में लिखा है आयुष काम्य अध्याय। ठीक है, तो आयुष काम्य का क्या मतलब है, आयुष का मतलब आयु, तो आयु की कामना। जिस अध्याय में फर्स्ट अध्याय में आयु की कामना मतलब आयु क्या है, जीवन। तो जीवन, अच्छे जीवन की कामना करना इस अध्याय में बता रखा है। ठीक है, तो हर एक चाहता है उसका जीवन अच्छा हो, वो स्वस्थ रहे और अच्छा लाइफ जिए और अधिक उम्र तक वो जिए। जैसे कि आज के कलयुग में क्या है, 100 उम्र तक लोग जी सकते हैं, लेकिन आजकल इतने बीमारियां हो गई है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका क्या होता है, कोरोनरी डिजीज भी आता है, हार्ट अटैक, ऐसे भी आपका टाइप 1 डायबिटीज और डिफरेंट आपने देखा होगा आजकल कम एज में भी क्या चल रहा है, बहुत क्रोनिक डिजीज चल रहा है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा फिर हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो रहा है। तो क्यों है, क्योंकि सर ओबेसिटी हो रहा है आजकल, ओबेसिटी की वजह से डिफरेंट डिजीज हो रहा है, थायराइड हो रहा है लोगों को। ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल लोग अच्छे लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे। ठीक है, इसलिए बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए हर एक चाहता है कि वो 100 साल तक जिए इस कलयुग में, जो भी आयु निर्धारित है। तो हर एक युग में एक एक आयु निर्धारित है, तो उस निर्धारित आयु तक जीना वही क्या है, जीवन है, वही क्या है, आयु है। तो इस चैप्टर में आयु के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में क्या लिखा है। तो आपको अच्छा लगा ओवरव्यू। चलो हम शुरू करते हैं। पहला हेडिंग क्या है, आयुर्वेद का महत्व। क्या है हेडिंग, क्या है पहला हेडिंग, क्या है, आयुर्वेद का महत्व। आयुर्वेद का महत्व। ठीक है, क्या है आयुर्वेद का महत्व। तो आयुर्वेद का क्या महत्व है, बुक में एक श्लोक दे रखा है,
आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधय परमादरा। ये आपका श्लोक है। मतलब आयु की अगर कामना करनी है तो उसका एकमात्र साधन क्या है? धर्म, अर्थ और सुख। अगर हमें अच्छी आयु चाहिए तो धर्म, अर्थ, सुख ये प्राप्त होगा कब? जब हमें अच्छा आयु होगा। इन सबका साधन क्या है? आयु है। तो श्लोक के अकॉर्डिंग तो इसका हम बोल सकते हैं आपका धर्म, अर्थ और सुख इन तीनों के प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है आपका? वो है आपका आयु का मतलब जीवन। इन सबका एकमात्र साधन क्या है? आपका आयु। अच्छा जीवन होगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आप हेल्दी होगा तो आपका मन अच्छा होगा। ठीक है, मन अच्छा होगा तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छा धन कमाओगे। ठीक है, मान लो जिसका मन होता है तो मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मन नहीं है तो वो जो हमने अध्ययन किया है वो हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। वैसे ही अगर हम मन से पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म तक याद होगा तो हमें अच्छा लगेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, इन तीनों का साधन क्या है? इन तीनों का करने के लिए एक साधन क्या है? आयु है। और जिस शास्त्र में आयु का ध्यान रखा जाता है वो क्या है? आपका आयुर्वेद है। ठीक है, तो आयुर्वेद प्राचीन है, श्री राम जी के टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, सुषेण वेद जी याद होगा आपको, कमेंट में बताओ अगर सुषेण वेद याद है तो, और ये बताओ उन्हें कौन लेके आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते चैप्टर में। धर्म और सुख की प्राप्ति का एक आयु है। तो इसमें आयुर्वेद का ये है क्या है? महत्व है। और इसमें हमारे आचार्य चाणक्य ने भी एक श्लोक दिया है, वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसमें वही सेम चैप्टर है। ठीक है, इधर समझ में आया आयुर्वेद का महत्व। और आयुर्वेद में जो भी नियमों का पालन किया गया है उसमें ये लिखा है, हमारे आयुर्वेद में जो भी नियम बताया गया है उसका पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो उससे आपका जो स्वस्थ रहेंगे तो उससे आपका आयु की वृद्धि होगी। क्या होगा? आयु की वृद्धि होगी। मतलब आपकी आयु की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आयुर्वेद का महत्व। अब क्वेश्चन आता है, मैंने आयुर्वेद का बता दिया, आयुर्वेद का मैंने बता दिया। क्वेश्चन सेकंड टॉपिक आता है आपका आयुर्वेद का अवतरण, मतलब आयुर्वेदा अवतरण। तो आयुर्वेद कैसे आया? क्योंकि मैंने क्या बोला, आयुर्वेद क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ आयुर्वेद का जन्म कैसे हुआ? तो कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने क्या करा? स्मरण किया। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था आपका क्या आयुर्वेदा अवतरण बताया है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन की वीडियो में, वो देख लेना। या फर्स्ट पार्ट जो मैं बता रहा है बेसिक आयुर्वेदा है उसमें बताया है। तो आयुर्वेद का अवतरण हम पढ़ेंगे। अब क्या है? आयुर्वेदा अवतरण। तो नोट डाउन कर लो ये वाला पहला टॉपिक। अब पढ़ेंगे आयुर्वेदा अवतरण। सेकंड टॉपिक क्या है? आयुर्वेदा अवतरण या आयुर्वेद का अवतरण। मतलब आयुर्वेदा अवतरण का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आयुर्वेद, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद। ओरिजिन कैसा हुआ आयुर्वेदा का? ये कैसे आया? अभी तक हम पढ़ रहे हैं वहाँ कैसे, अभी तक कैसे आया? ठीक है, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा कैसे हुआ, फिर ये कैसे पास ऑन हुआ, हम इसमें ये भी देखेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है सबसे पहले हमारे जो ब्रह्मा जी है, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। पहले कौन आता है? तो इसका एक फ्लो चार्ट बनता है। तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है।
क्या बनता है, इसका एक फ्लो चार्ट बनता है। क्या बनता है, इसका एक फ्लो चार्ट बनता है। तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखोगे तो आपको आराम से आयुर्वेद व्याकरण याद हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहला स्मरण किसने किया, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। कौन थे हमारे, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने क्या किया, इसका स्मरण किया, स्मरण, स्मरण क्या क्या, स्मरण किया या तो उच्चारण किया, मतलब उच्चारण किया, इसका उच्चारण या इसका स्मरण किया, स्मरण, स्मरण किया, उच्चारण किया ब्रह्मा जी ने, स्मरण किया। अब ब्रह्मा जी ने इस आयुर्वेद का स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी ने इस आयुर्वेद का ज्ञान किसको पास ऑन किया, बताओ किसको पास ऑन किया, वो है आपका कौन, दक्ष प्रजापति। कौन है, दक्ष प्रजापति। इस ब्रह्मा से फिर ये आयुर्वेद का ज्ञान किसको आया, दक्ष प्रजापति को आया, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान मिला। फिर इसका श्लोक है, आपने बुक खोलो, बुक में श्लोक क्या रखा है, बुक में दे रखा है श्लोक, ब्रह्मा स्मित्वा आयुषो वेदम प्रजापति मज्जये सो अश्विन तो संस्राक्ष सो अत्रिपुत्र आदि कान मुनिन ते अग्निवेशादि कांस्ते तु पितर तंत्रानि तेरी रे। ये श्लोक याद कर लो, बेस्ट है। श्लोक याद नहीं हो रहा, ट्राई करो याद करने की, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने भी याद करा था, ये आपको याद करना है। अगर भूल जाते हो तो हिंदी याद कर लेना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया, ठीक है। स्मरण करने के बाद फिर ये प्रजापति को दिया, प्रजापति के बाद ये दोनों ज्ञान फिर किसके पास आया, अश्विन कुमार, दो अश्विन कुमार, अश्विन कुमार थे, अश्विन कुमार के पास आए, किसके पास आए, अश्विन कुमार के पास आए। फिर दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का ज्ञान किसके पास गया, अश्विन कुमार, अश्विन कुमार, दो अश्विन कुमार थे, कितने थे आपके, दो थे, दो अश्विन कुमार। तो अश्विन कुमार के पास से आयुर्वेद किसके पास गया, इंद्र जी के पास। क्या है, ये आपके पास आए इंद्र जी, इंद्र जी के पास गया, ठीक है। फिर इंद्र जी से आपका ज्ञान किसके पास गया, आयुर्वेद का ज्ञान, बताओ। और इसमें इंद्र जी को क्या बोला गया है, संस्राक्ष बोला गया है, संस्राक्ष, ठीक है, ये बोला गया है, संस्राक्ष बोला गया है इंद्र जी को। फिर इंद्र से उपलब्ध आयुर्वेद का ज्ञान आते आदि मुनियों को गया, ठीक है। इसके बाद आत्रेय आदि मुनि, आत्रेय आदि जो मुनि थे उनके पास गया आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, ठीक है। और आते आदि मुनि जो थे उनके 6 शिष्य थे, ठीक है। मैं बताऊंगा, आते आदि जो मुनि थे उनके 6 शिष्य थे, ठीक है। ये चला के बताऊंगा आपको डिटेल में, उनके 6 शिष्य थे और 6 शिष्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 शिष्यों पर गए तो ब्रह्मा ने उच्चारण किया, फिर दक्ष प्रजापति, अश्विन कुमार, फिर इंद्र के आते आदि मुनि आए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है आयुर्वेद व्याकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में भी लिखा है, देखो बुक में देखो लिखा है ना, ये आयुर्वेद व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते आदि मुनि के बाद फिर कौन आए, आपके अग्निवेश आए। फिर इसमें कौन आए, अग्निवेश आए, अग्निवेश। और जो अग्निवेश है आते आदि 6 शिष्यों के अंदर ही अग्निवेश आते हैं और बोलते हैं अग्निवेश जो है बहुत इंटेलिजेंट है। फिर इन्हीं अग्निवेश ने आपके विवेक तंत्र में आयुर्वेद को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो, ब्रह्मा ने स्मरण किया, दक्ष प्रजापति, अश्विन कुमार, इंद्र आदि आदि मुनि, फिर अग्निवेश आदि तंत्र में इन्होंने विभाजित कर दिया, ठीक है। इसलिए आपका जो अष्टांग है इसे अग्निवेश तंत्र भी बोला जाता है, ठीक है, अग्निवेश तंत्र। तो इसलिए आदि आदि मुनि उसे अग्निवेश आए, तो अग्निवेश ने पिता तंत्र में आयुर्वेद को विभाजित कर दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आयुर्वेद व्याकरण भी समझ में आ गया, कुछ लोग भी समझ में आया, फ्लो याद रखना। और चरक के अनुसार अलग है थोड़ा, आचार्य बागभट्ट जी ने, क्योंकि उसके अंदर अष्टांग में बागभट्ट जी आते हैं, उनके अनुसार बागभट्ट के अनुसार ये आपका फ्लो चार्ट है आयुर्वेद व्याकरण का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने इस स्मरण किया था आयुर्वेद का। फिर जो विभिन्न तंत्र आए उसको एक समराइज फॉर्म में बना के एक संहिता बना दिया, उसे बोला गया क्या, अष्टांग हृदय बोला गया, ठीक है। और अष्टांग हृदय में कहा जाता है कि जो वो है बता रखा है, डिस्क्रिप्शन है, मैं ज़्यादा ही
वास्ट में है, ना ही ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं शॉर्ट में है। ठीक है, प्रॉपर बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। इसलिए सबसे पहला बता रखा है। तीसरा देखेंगे टॉपिक, वो है आपका अष्टांग हृदय का महत्ता। अष्टांग हृदय की महत्ता देखेंगे। तो श्लोक क्या है? तेभ्यो अति विप्रकरणभ्य प्राय सर्वोच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप न विश्रम। तो ये लास्ट वाला याद कर लो, मार्क कर लो, ना अति संक्षेप विश्रम, ना अति संक्षेप में ना अति विस्तृत में। ठीक है, वही है। तो जो बोला, जो अग्नि, मैंने क्या बोला, अग्निवेश है, लास्ट में अग्निवेश है, फिर विभिन्न विभिन्न तंत्र बताए। तो जो अग्निवेश के द्वारा रचित तंत्रों के इधर उधर बिखरे हुए विषय को उच्चतम सार भाग को लेकर अष्टांग हृदय का नामक ग्रंथ की रचना की गई। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि आपका जो अष्टांग हृदय है वो क्या है? अग्निवेश तंत्र भी कहा गया है, क्योंकि अग्निवेश में जो क्या बोला, मैंने बोला था जो आपका अग्निवेश है, इन्होंने आयुर्वेद का विभिन्न विभिन्न तंत्र बताए थे। आयुर्वेद के विभिन्न तंत्रों में विभाजित कर दिया था। तंत्रों में विभाजित कर दिया था। अब वो उससे विभाजित क्या था, उसको क्या कलेक्ट करके, उसे इकट्ठा करके, उसे कलेक्ट करके क्या बनाया? अष्टांग हृदय बनाया। क्या? अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना कर दी। और जो अष्टांग हृदय में जो जितने भी चीजें हैं, ना अति संक्षेप में ना अति विस्तृत में, ना ही इलेबोरेट फॉर्म में ना ही शॉर्ट में दे रखा है। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। लोगों को ये लगेगा कि बहुत इलेबोरेट से एक्सप्लेन कर रखा है टॉपिक को, ना ही शॉर्ट में, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है इसको। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक हमने देख लिया, अष्टांग हृदय का महत्व। अब देखेंगे अष्टांग, क्योंकि नाम क्या है? अष्टांग हृदय। मैं अष्टांग हृदय का मतलब बताता हूँ। अष्टांग मतलब क्या है? अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब देखो, ये अष्ट का क्या मतलब है? अष्ट का मतलब 8, अंग मतलब पाठ, मतलब 8 पाठ है आपके आयुर्वेद में। आयुर्वेद में 8 अंग है। ठीक है, आपके आयुर्वेद में 8 अंग का उल्लेख कर रखा है। आयुर्वेद में 8 अंग का उल्लेख कर रखा है। ऐसे हम बोलते हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। क्या बोलते हैं? 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं इसको। 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा ही बोलते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट ब्रांचेस पाते हैं। एलोपैथी में एमबीबीएस होता है, जैसे गायनी, ऑब्स-गायनी, पीडियाट्रिक्स, ये सब ब्रांच होते हैं। सर्जरी, ठीक है, आपका ऑर्थोपेडिक्स, डिफरेंट ब्रांच होते हैं ना एमबीबीएस में, एलोपैथी में, सब में, मेडिसिन में। तो वैसे ही आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा होता है, जिसे हम अष्टांग बोलते हैं। 8 अंग, ठीक है, बोलते हैं अष्टांग। तो इस अष्टांग में क्या क्या आते हैं, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। इसके श्लोक भी देखा, श्लोक याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, और श्लोक याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, श्लोक याद मत करो। हम याद करेंगे क्या? हिंदी याद कर लेंगे, जैसे मैंने भी याद किया था हिंदी। श्लोक जरूरी नहीं, सारे श्लोक याद करो। इसमें आयुर्वेद के 8 अंग, क्या बोला गया? आयुर्वेद के 8 अंग, 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। तो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन। क्या है? सबसे पहला ब्रांच क्या है और प्रमुख ब्रांच क्या है? काय चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा इसे बोलते हैं जनरल मेडिसिन। क्या बोलते हैं? जनरल मेडिसिन। क्या बोलते हैं? काय मेडिसिन मतलब, काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन। ठीक है, काय पे आता है आपका बाल तंत्र, दूसरा आता है आपका बाल तंत्र। हर एक नीट एस्पिरेंट, क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा के जो पीजी एस्पिरेंट होते हैं वो टारगेट करते हैं काय चिकित्सा को। जो टॉप ब्रांच है काय चिकित्सा, जनरल मेडिसिन। मेरा भी ड्रीम ब्रांच है काय चिकित्सा। मुझे फ्यूचर में एमडी करना है, काय चिकित्सा में करना है। ठीक है, तो आपका काय चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, बाल तंत्र। बाल तंत्र को हम बोलते हैं कुमार भृत्य। आप देखें कुमार भृत्य, कौमार भृत्य। ठीक है, कौमार भृत्य, कौमार भृत्य। ठीक है, कौमार भृत्य जिसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। क्या आपका? पीडियाट्रिक्स। ये 2 टॉप ब्रांच है। ये 2 जो है काय चिकित्सा, बाल तंत्र टॉप ब्रांच है एमडी के।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छे नंबर चाहिए पीजी में या पीजीटी में। ठीक है, काय बाल। अब आता है ग्रह। ग्रह मतलब भूत चिकित्सा। ग्रह या इसे हम बोलते हैं भूत चिकित्सा। ग्रह चिकित्सा है भूत चिकित्सा। यहाँ पता है ग्रह चिकित्सा भूत चिकित्सा, जैसे कि यहाँ हम बोलते हैं डेमोनोलॉजी बोलते हैं भूत मतलब ग्रह चिकित्सा। ठीक है, जैसे डेमोनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेमोनोलॉजी। डेमोनोलॉजी ठीक है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग। और एक बात ध्यान रखना, आयुर्वेद में मैं बताया था उद्धव शरीर अधर शरीर। ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब ऊपर वाला शरीर, जो अपर बॉडी है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब सुपर क्लाविकुलर रीजन। सुपर क्लाविकुलर रीजन या ऊपर की जो चिकित्सा करने के लिए यह है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। इसे शालाक्य बोलते हैं। शालाक्य चिकित्सा। शालाक्य चिकित्सा। शालाक्य। शालाक्य मतलब ये आपका हम बोलते हैं शालाक्य चिकित्सा ऊर्ध्वांग चिकित्सा। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, आपका ईएनटी। आपका जो जनरल में ईएनटी है, ईएनटी ब्रांच। ईएनटी आपका आई नोज थ्रोट। अब तो इसमें अंदर आपका हेड भी आ गया। ये जितने ऊर्ध्वांग सुपर क्लाविकल रीजन के जितने में ट्रीटमेंट होता है वो इसी ब्रांच में होता है, ऊर्ध्वांग या शालाक्य में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा ब्रांच है। ठीक है, ये अच्छा ब्रांच है। अब पांचवा क्या है, पांचवा आपका काय हो गया, बाल हो गया, ऊर्ध्वांग हो गया आपका, फिर आपका शल्य चिकित्सा। आपका शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा। और एक बात ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, काय हो जनरल मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? मैं ग्रीक की बात नहीं कर रहा, हम इंडियन फादर कौन है मेडिसिन के? वो है आपका आचार्य चरक। फादर ऑफ मेडिसिन है आचार्य चरक, ये बात ध्यान रखना। और फादर ऑफ सर्जरी से बोलते शल्य। शल्य में सर्जरी। सर्जरी के फादर कौन है? आपके आचार्य सुश्रुता। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा में इसे बोलते हैं जनरल सर्जरी। बोलते हैं जनरल सर्जरी। इसे हम बोलते हैं जनरल सर्जरी। क्या बोलते हैं? जनरल सर्जरी हो गया। ठीक है, फिर सिक्स कौन सा है? सिक्स है आपका जरा दंष्ट्रा। इसे बोलते हैं दंष्ट्रा। दंष्ट्रा। दंष्ट्रा या इसे हम बोलते हैं विष चिकित्सा या अगर तंत्र। विष चिकित्सा या इसे हम बोलते हैं अगर तंत्र। ये सेकंड प्रॉब्लम का सदर है। दंष्ट्रा ये जो विष तंत्र चिकित्सा है ना, हम सेकंड प्रॉब्लम पढ़ने वाला हूँ मैं अभी, क्योंकि ये सेकंड प्रॉब्लम आप पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे सेकंड प्रॉब्लम में दंष्ट्रा या विष चिकित्सा या अगर तंत्र। इसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पॉइजन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मान आपने कोई क्राइम कर रहा है, किसी ने गला घोटो मार दिया, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन होता है आप इसी के अंदर पढ़ते हैं, अगर तंत्र के अंदर। इसमें पॉइजन्स के बारे में जानते हो। विष चिकित्सा या इसे हम बोलते हैं अगर तंत्र। क्या बोलते हैं? अगर तंत्र। यह सेकंड प्रॉब्लम पड़ेगा अगर तंत्र। इसे हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। इसे अगर तंत्र दंष्ट्रा बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, सेवेंथ कौन सा है? सेवेंथ वाला ब्रांच, सेवेंथ 8 है ना, सेवेंथ ब्रांच क्या है आपका? जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा या इसे हम बोलते हैं बाजीकरण बोलते हैं। जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा को क्या बोलते हैं? रसायन चिकित्सा। जरा चिकित्सा को रसायन चिकित्सा बोलते हैं। रसायन चिकित्सा हम बोलते हैं रसायन चिकित्सा। ठीक है, जरा चिकित्सा को रसायन चिकित्सा भी बोलते हैं। और हम देखेंगे विष चिकित्सा। विष 8 क्या है आपका? बाजीकरण। बाजीकरण। बाजीकरण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बाजीकरण चिकित्सा के अंदर, बाजीकरण चिकित्सा के अंदर आप पढ़ोगे जो आपके सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बाजीकरण जैसे हम बोलते हैं आपका वृष चिकित्सा। तो बोलते हैं वृष चिकित्सा। तो बाजीकरण जो वृष होता है, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? जितने भी आपके वो है ना सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि लोगों इनफर्टिलिटी केस होता है, तो इनफर्टिलिटी केस जो होते हैं जो इसी के अंदर ट्रीट करते हैं बाजीकरण चिकित्सा के अंदर। जैसे फर्टाइल कपल्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे पीसीओडी जो प्रॉब्लम है वो बाजीकरण के अंदर से करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 8 ब्रांचेस है अष्टांग आयुर्वेद के। तो ढंग करो। हो गया? एक और प्रोनाउन हो गया होगा। क्या है? अष्टांग आयुर्वेद खत्म, काय चिकित्सा खत्म हो गया।
अब आता है आपका कौन सा टॉपिक, ये सब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गाय चिकित्सा, बाल तंत्र, ग्रह, इनके नाम याद रखना। गाय, बाल, ग्रह, उद्वांग, शल्य, तंत्रा, वृष, जरा, ये आपके 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के, या आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, हो गया फाइनली। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे टॉपिक कौन सा है हमारा, त्रिविध दोष या त्रिदोष बोलते हैं, त्रिविध दोष या त्रिदोष बोलते हैं। कुछ श्लोक है, वायु, पित्तम, कफ, शैली, त्रयो, दोषा, समास, क्षमा, तथा, ये है श्लोक। ठीक है, तो आप त्रिविध दोष या त्रिदोष पढ़ेंगे, तो आप ये नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, चलो मिटा देते हैं। चलो हम पढ़ेंगे त्रिविध दोष। क्या पढ़ेंगे, त्रिविध दोष। क्या पढ़ेंगे, त्रिविध दोष के बारे में। इसे त्रिविध दोष, जैसे हेडिंग ने रखा है त्रिविध दोष, इसे हम बोलते हैं त्रिदोष। क्या पढ़ते हैं इसे, त्रिदोष बोलते हैं, त्रिविध दोष या त्रिदोष। इसके अंदर क्या आता है, ये श्लोक है, श्लोक क्या रखा है, श्लोक रखा है वायु, पित्तम, कफ, चेती, त्रयो, दोष, क्षमा, क्षमा, ऐसे दे रखा श्लोक देना। तो श्लोक के अकॉर्डिंग क्या है, आपके जो त्रिदोष है, त्रिविध दोष है, त्रि मतलब त्रिविध दोष, त्रिदोष मतलब 3 दोष। मैं इंट्रो में बताया था, बेसिक में बताया था, तो बेसिक चैप्टर में जब पढ़ाया था बेसिक अबाउट आयुर्वेदा, उसमें मैंने त्रिदोष के बारे में उल्लेख कर रखा है, देख लेना। तो ये चैप्टर में रहेगा त्रिदोष। तो त्रिदोष कौन कौन से आपके, बताओ त्रिदोष कौन कौन से आपके, तो हम जल्दी बताओ। हाँ, आवाज नहीं आ रही, बताओ जल्दी। हाँ त्रिदोष, हाँ सही बताया आपने। क्या है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों क्या है, त्रिदोष है। मैंने ये भी कहा था, अगर ये तीनों साम्य अवस्था में है, क्या है, ये तीनों साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ये बैलेंस स्टेट में है। क्या है, अगर ये बैलेंस स्टेट में है, अगर ये बैलेंस स्टेट में है, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बैलेंस स्टेट में है, तो हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ मतलब हेल्दी होंगे। क्या होंगे हम, हेल्दी होंगे। ठीक है, हेल्दी होंगे। अगर ये तीनों दूषित हो गए, अगर ये तीनों क्या हो गए, दूषित हो गए, ये दूषित हो गए तीनों, दूषित मतलब या तो किसी एक की वृद्धि हो गई या किसी का क्षय हो गया। दूषित का मतलब किसी एक दोष की वृद्धि हो गई या क्षय हो गया। दोनों ही सिनेरियो में हमें क्या होगा, व्याधि होगा। दोनों ही सिनेरियो में हमें क्या होगा, व्याधि होगा, या हमें बोलते हैं व्याधि या रोग होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको बेसिक में। तो यही है त्रिदोष, समझ में आया। ठीक है, ये टॉपिक खत्म। त्रिविध दोष, त्रिदोष समझ में आ गया, वात पित्त कफ। और शरीर में जो वात पित्त कफ होता है, हम ये पढ़ेंगे, ये एक टाइम के साथ ये बढ़ता है, टाइम के साथ कम होता है, एक तीनों बॉडी में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, रात दिन, सुबह शाम, ठीक है। ठीक है, हमने खाया तो उस टाइम में बात क्या होगा, पेट क्या होगा, हम इस टाइम बताएंगे इसी चैप्टर में। और हम ये बताएंगे ये बात कब बॉडी में काम का रोग होता है। ठीक है, वैसे आचार्य ने बोला है जो बात कफ है संपूर्ण शरीर में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपके जो हम पढ़ रहे हैं आचार्य, तो आचार्य अकॉर्डिंग टू आचार्य भगवत, आचार्य भगवत ने क्या बोला है, एक विभिन्न विभिन्न स्थान दे रखा है। मैं इसी में बता देता हूँ आपको, आगे दे रखा है, मैं इसी में बता देता हूँ। क्या बोला है, मान लो आपका ये ह्यूमन बॉडी है, क्या है आपका ये ह्यूमन बॉडी है, रुको मैं रख कर लेता हूँ पहले, अच्छे बात को। ठीक है, मान लो ये आपका कौन है, ये हमारी करिश्मा है। कौन है, ये बिपाशा है। जो मानना है मान लो, आपकी जो फेवरेट हीरोइन है उसको मान लो, आलिया भट्ट मान लो से, मान लो आपका आलिया भट्ट है। ठीक है, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, जैकलीन, जो भी है। ठीक है, ये उसके प्यारे प्यारे दो अखियाँ, ठीक है, इसकी गुलाबी गुलाबी ओठ, डायमंड है ये तो। ठीक है, और इसके प्यारे प्यारे शरीर, ठीक है, और इसके प्यारे प्यारे पतले पतले टांग, पतले पतले हाथ। डाइटिंग में है ना ये,
इसने शुगर कम कर दिया है, मोटी हो जाती है ना, शुगर कम कर दिया है, पतली हो गई, ठीक है, पतली हो गई, ठीक है। तो ये है हमारी कौन, जैकलीन, आई एम जैकलीन, मैं जैकलीन साहिबा, ये बोल रही मैं जैकलीन, हाँ। तो क्या हुआ है, तो त्रिदोष को संपूर्ण शरीर में बताया गया है, आ जाएगा जरा। लेकिन जो हमारे बागभट जी है, बागभट जी ने क्या बोला, ये उनको विभिन्न एक पर्टिकुलर स्थान बोला है कि ये स्थान वात के लिए है, ये स्थान पित्त के लिए है, ये स्थान कफ के लिए है। अगर मैं बात करूँ, हम शुरू करते हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। कुछ समझे? नहीं, कुछ नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ ना। तो ये ऊपर है, ये आपका उसका मान लो दिल है, और इस दिल में उसके, तुम लोग सोच रहे हो इसके दिल में तुम लोग हो, लेकिन तुम लोग नहीं हो इसके दिल में। इसके दिल में उसके मम्मी पापा है, बेशरम लोग, ध्यान दो पढ़ाई में। यहाँ पे उसका दिल है, दिल में कौन है, उसके मम्मी पापा है, लेकिन उसे दिल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आचार्य बागभट जी ने क्या बोला, आचार्य बागभट जी ने बोला, दिल के ऊपर हम आते हैं, वो कौन है, कौन सा दोष है दिल के ऊपर, वो बोलते हैं दिल के ऊपर, या उसे बोलते हैं उद्वांग या उद्धव चतुर्गत या सुप्राक्लैविकुलर रीजन्स। उसके दिल के ऊपर कौन सा दोष है, हमारे बॉडी के ऊपर कौन सा दोष आता है, वो आपका कफ दोष। कौन सा दोष आता है, इस एरिया में आपका क्या होगा, कफ दोष होगा। क्या होगा, कफ दोष। वैसे कफ दोष हर जगह होगा, लेकिन आचार्य बागभट के अनुसार हृदय के ऊपर, ऊपरी स्थान पर कफ दोष होता है। अब पित्त कहाँ पे आएगा, पित्त तो बोला है, मान लो ये हमारी जैकलीन जी का नेबल है, मतलब अम्बिलिकस है, नाभि है, क्या है आपका, नाभि है। पढ़ाई पे ध्यान दो, नाभि देख रहे हो, लेकिन डॉक्टर बना तो देखेंगे नाभि, हाँ देखो फिर, ये नाभि है, तो नाभि का जस्ट ऊपर और हृदय के नीचे, मैंने क्या बोला, नाभि के ऊपर हृदय के नीचे। तो ये जो बीच में पोर्शन है इतना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पोर्शन है, ये वाला, इसमें क्या आपका आता है, पित्त आता है। क्या आता है, पित्त आता है, मतलब पित्त हृदय और इसके बीच में ये पित्त आता है, मतलब पेट वाला एरिया, जो आपका स्टमक वाला एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, वहाँ पे आपका पित्त डिसाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे अम्बिलिकस या नाभि के नीचे, नाभि के नीचे या बुध प्रदेश के नीचे, जैसे उनके नीचे पोर्शन में आपका क्या आता है, आपका क्या रहेगा, वो है आपका वात। क्या है, मतलब पेट के नीचे वात, तो वात का स्थान नीचे है। तो शरीर में ये आपका त्रिदोष को शरीर में विभाजित किया गया है, ठीक है। और शरीर को काय भी बोलते हैं, इसलिए काय भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं, और जो हाथ पैर को क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं, यहाँ रचना में पढ़ोगे, उसे बोलते हैं उद्धव शरीर या उद्धव शाखा, मतलब हाथ को, दो हाथ को उद्धव शाखा, पैरों को अधो शाखा, ठीक है, समझ में आया। तो ये डिवाइड रखा है आपका रीजन्स में, कि आप कौन कौन से त्रिदोष शरीर में कैसे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। और इन सबका क्या क्या है मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे। तो बात है वो पित्त और कफ को उसके गुण को करने में मतलब बेसिकली उनको विचरण करता है, मतलब क्योंकि बोलते हैं कफ और पित्त जो है वो मूवमेंट नहीं करते शरीर में, बात ही उनको अपने अपने स्थान में लेके उनका एक्शन परफॉर्म करवाता है। कौन बात, तो बात ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसी चैप्टर में बात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बताता हूँ कि मैंने त्रिदोष शब्द है तो तुम्हें डिटेल बताता हूँ। तो बात क्या है, बात क्या है, एक श्लोक दे रखा है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। तो क्या है इसमें बताओ, बात के गुण। इसमें टॉपिक क्या है, वात के गुण, त्रिदोष के अंदर हम पढ़ रहे हैं वात के गुण। तो वात के गुण क्या है, क्योंकि बात क्या है, क्योंकि हमारे मॉडर्न साइंस में हम बात को ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या इम्पल्स, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं इसमें इम्पल्स, या तो ऐसे बात को हम वायु से समझ सकते हैं, वायु कि हमारे शरीर में वायु चल रहा है, ऊपर नीचे वायु चल रहा है, ठीक है। हमारे जो खाली खाली प्रदेश में स्रोतस बोलते हैं, स्रोतस, तो स्रोतस में आपके वायु का संचार होता है, यहाँ वायु का संचार होता है। तो वायु क्या करता है, एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके आता है वायु। तो बेसिकली बात को आप वायु से समझ सकते हो, एज ए कोरिलेट करते हैं वायु या एयर को समझ सकते हो बात को,
ठीक है, हमारे शरीर में बात कर रहा है, और उसी को ही मॉडर्न में नर्व स्टिमुलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो आपका वात है, वात को आप किससे समझ सकते हैं, वायु से, वात या वायु, या इसी को हम मॉडर्न में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में वात को, वो है आपका नर्व स्टिमुलेशन। क्या, नर्व स्टिमुलेशन, नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, नर्व स्टिमुलेशन ऐसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, ऐसा ना के लिए बात। ठीक है, अब वायु के गुण क्या देखेंगे, तो श्लोक देखा है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिता। तो श्लोक लिख देते हैं, तो आपको मैं गुण बताता हूँ। श्लोक लिख देते हैं, तो ये श्लोक में लिख देते हैं, बुक से नोट डाउन कर ले श्लोक को, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चों को यही श्लोक याद आता है। क्या है, तो श्लोक क्या है, श्लोक लिख लो, श्लोक को नोट डाउन करो। श्लोक क्या है, श्लोक है तत्र वृक्षो लघु शीत खरा, लघु शीत खर, लघु शीत खरा, लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिला। क्या, सूक्ष्म च अनिल, चलो अनिला। ठीक है, ये आपका श्लोक है, आपको श्लोक याद करना है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 1 का श्लोक है। क्या है, वाक्य गुण, तत्र वृक्ष लघु शीत करो सुखर सूक्ष्म चलो अनिला। तो इसमें कौन कौन से गुण बता रखे हैं आपके वाग्भट जी के अनुसार, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वाग्भट, आचार्य वाग्भट जी। तो हमारे आचार्य वाग्भट जी ने कौन कौन से गुण बताए हैं बात के, वृक्ष, वृक्ष का क्या मतलब है, वृक्ष का मतलब बहुत ड्राई होता है, क्योंकि हम, मैंने क्या बोला, बात को एयर से कंपेयर कर सकते हो, एयर क्या होता है, बहुत ड्राई होता है, तो ड्राई होता है, तो वृक्ष मतलब ड्राई। लघु है आपका, लघु है, लघु मतलब लाइट इन वेट, लघु लाइट है, बहुत लाइट वेट में, मतलब वेट में हल्का है। तीसरा क्या आपका, शीत, शीत मतलब कोल्डनेस, शीत है। फोर्थ क्या है, खर है, खर मतलब कोर, कोरस है, कोर से बहुत बोलते हैं फोर्स होता है, मतलब ऐसे बोलते तो खर मतलब वो नहीं है, रफनेस बोलते हो, रफनेस, इसको हम रफनेस बोलते हो। ठीक है, रफनेस बोलते हो खर। और सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब छोटा है, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब टाइनी, सूक्ष्म बहुत छोटा है, सूक्ष्म। और इसमें कैसा होता है, चल, उसमें चल गुण होता है, चल गुण मतलब मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट करता है, चल होता है। ठीक है, ये बात है, ये आपके 6 गुण बताए हैं, 6 गुण। बात के कितने गुण बताए हैं आपके, 6 गुण बताए हैं, 6 गुण बताए हैं, ये बात ध्यान रखना, 6 गुण होते हैं। बात के 6 गुण किसने बताए हैं, हमारे वाग्भट जी ने आचरण के अनुसार। कितने, वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, यह बात के गुण है। और या तो बात के गुण याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष मतलब ड्राई होता है, लघु मतलब हल्का होता है, शीत मतलब ठंडा होता है, खर मतलब कोई से रखने होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, टाइम होता है, चल मतलब मूवमेंट होता है। इसलिए चल मतलब ये मूवमेंट करता है, मतलब अब मान लो हम बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, डे बाय एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो बात वृद्धि हो जाएगा। इसलिए बात का गुण क्या है, चल। जो मतलब हम अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो हम जिम जा रहे हैं, मान लो आप जिम जा रहे हो, जिम जा रहे हो या आप योगा कर रहे हो, ठीक है, आपने या तो आप बोलेंगे बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, क्या कर ली, हैवी एक्सरसाइज कर लिया, हैवी एक्सरसाइज कर लिया आपने हैवी एक्सरसाइज किया, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, बात बढ़ जाएगा, तो चल गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बात के अंदर क्या चल गुण होता है। और हमारा ये क्या आता है, हमें जो आपका अर्ज आता है, यूरिन का अर्ज आता है, या हमें पोटी जाना है, पोटी आ रही है, तो मतलब किसकी वजह से आ रहा है, अगर हम थूकना चाहते हैं, ठीक है, हम जमाई ले रहे हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, बात के या वायु की वजह से होता है। ठीक है, बात के गुण ये हो गए। अब बात के प्रकार 5 प्रकार होते हैं, बात पे कब सबके 5 फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना बस समझ लो बात के गुण। अब आता है कफ के गुण जाएंगे, पित्त के गुण जाएंगे, और आपका ठीक है
ये वाला टॉपिक खत्म, फिर दोष के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसको रिलेट करूंगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे किसमें क्या होता है, कौन से एज ग्रुप में कौन सा दोष डोमिनेट करता है, हम ये बचाएंगे। और किस टाइम में किस समय पर कौन सा दोष ज्यादा बलवान होता है और किस टाइम पर वो दोष मध्य होता है या आपका क्षीण होता है, हम वो सब भी देखेंगे। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों पे शेयर करें। कंफ्यूज नहीं करना है, लाइक करना है यार। ठीक है, समझ में आया? तो नोट डाउन करो। अब आएगा हमारा कौन सा, पित्त के गुण। क्या है दूसरा टॉपिक, क्या है? पित्त के गुण। पित्त के गुण। तो बागभट जी ने पित्त के गुण क्या बताया है, क्या श्लोक है? तो बुक में देखो श्लोक लिखा है, बुक में पित्त के गुण भी याद करना है। पित्त में है पित्तम स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विषम सर्वम द्रवम, ये श्लोक है। क्या है? आचार्य बागभट के अनुसार पित्त के गुण क्या है? पित्तम स्नेह तीक्ष्ण उष्ण, स्नेह तीक्ष्ण उष्ण, तीक्ष्ण उष्ण, उष्ण तीक्ष्ण उष्ण। देखो यहाँ पे देखो संधि हो रखी है, पढ़ना जिसको याद करता हूँ। ये स पढ़ोगे, स्नेह यहाँ तीक्ष्ण, यहाँ पे उष्ण है। तो आप बोलते ना आपने संधि पढ़ा आ प्लस उ मिलके आपका उ मिलके क्या बनता है? आपका ओ बनता है, पता है ना? ये संधि वाला पता होगा, गुण संधि आ उ ओ बनता है, पढ़ा होगा। मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा संधि में। तो आ उ ओ बनता है, तो यहाँ पे संधि हो रखी है, उ ओ हो गया। तो पित्तम सह स्नेह तीक्ष्ण उष्ण, उष्ण है, उष्ण नम, उष्णम सह स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम, लघु विस्त्रम, लघु विस्त्रम, विस्त्रम सरम द्रवम, सरम द्रवम। ठीक है, यह आपका श्लोक है पित्त के गुण का। तो लिख लेते हैं कितने गुण बताए हैं वो देख लेते हैं। मेरे को हमें 7 गुण बताए हैं। तो पढ़ते हैं सहस्नेह। पहला गुण क्या है? सहस्नेह, सहस्नेह। दूसरा है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब शार्प। उष्ण गर्म होता है, इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कल ही बताया था, जिसका पित्त की वृद्धि होता है तो शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। तो शरीर में उष्णता बढ़ जाती है तो उसे एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, शरीर की उष्णता, अग्नि बढ़ गई है। अग्नि को उष्णता का मतलब पित्त की उष्णता है उसे अग्नि कहते हैं, ये जब आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लो, पित्त मतलब उष्ण गर्म होता है। ठीक है, हाँ उष्ण पदार्थ खा रहे हैं तो पित्त बढ़ जाएगा। उष्ण चीजें सेवन नहीं करती, शरीर में उष्णता और बढ़ जाएगा। फिर उष्ण चीजें सेवन नहीं करना है। ठीक है, तीक्ष्ण उष्ण लघु, और क्या है? लघु। आप बताओ, हमने अभी पढ़ा था लघु क्या था? बात भी लघु होता है, पित्त भी लघु है, दोनों लघु। और विस्त्र, विस्त्र, विस्त्र। और सर है, इसे सर। यहाँ पे क्या है? सातवां द्रवम, तो द्रव, द्रवम। तो ये आपके 7 गुण है। आपके पित्त कितने गुण बताए हैं आचार्य बागवट जी ने? 7 गुण बताए, और वात के 6 गुण बताए हैं। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। जो पीओडी वगैरह होता है ना, उसमें एमसीक्यू में आ सकता है कितने गुण बताए हैं अब बागवट के अनुसार। तो सहस्नेह स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विषम सर्वम द्रवम। ठीक है, ये आपके गुण है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे सहस्नेह का क्या मतलब है? जो ऑयली गुण है, तो ऑयली का नेचर है, ऑयली चीजें, ठीक है, वो स्नेह या सस्नेह बोला है, वो उसे बोले स्नेह बोला है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब बहुत शार्प होता है। ठीक है, बहुत शार्प होता है। उष्ण मतलब हॉटनेस। ठीक है, लघु वही छोटा हो गया। विस्त्र, विस्त्र में देखो यहाँ पे क्या लिखा है? स्मेली, गंध होता है, पुद्ध गंध वाले। क्योंकि मैंने क्या बताया, उष्णता होती है तो इनमें स्वेटिंग बहुत आता है इन लोगों को। जब पित्त प्रकृति होती है उनको स्वेटिंग बहुत आता है। ठीक है, उनकी डाइजेस्टिव भी अच्छा होता है, वो अग्नि बहुत ज्यादा होता है पित्त वाले पुरुष में। ठीक है, तो अग्नि ज्यादा होता है, उसमें स्वेटिंग ज्यादा होता है। मेरे को स्वेटिंग होती है, मैं वो तो प्रॉपर्ली मैं प्रकृति वाला पुरुष हूँ, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है गर्मी में।
ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि स्वेटिंग बहुत कम होता है, स्वेटिंग नहीं होती है, गर्मी में भी स्वेटिंग कम होता है उनको, मतलब उनका पित्त थोड़ा सा अल्प मात्रा में है, पित्त गुण नहीं होते हैं, पित्त प्रकट नहीं है वो, ठीक है। तो बिस्तर स्मेल, बिस्तर मतलब स्मेल आता है, बिस्तर मतलब स्मेल, स्मेल आता है इनमें से स्मेल आता है, ये फॉल्स में स्मेल। सर, सर और जब मतलब फ्लूइडी, फ्लूइडी अपीयरेंस, फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी और फ्लोइंग। सर मतलब देखो, सर का क्या मतलब है फ्लोइंग, सर का क्या मतलब है फ्लोइंग, द मतलब लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। और ये पित्त होता है आंखों में होता है, जो हमें देखने के लिए, और मैं त्वचा में ये आभा बनती है, जो कॉम्प्लेक्शन बोलता है ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन, ये पित्त की वजह से आता है कॉम्प्लेक्शन ब्यूटी, ठीक है, पित्त की वजह से। हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पित्त से गुण हो गया। अब हम क्या देखेंगे, कफ के गुण। अब आपके गुण क्या थे, लघु शीतखर शुद्धचरो अनिल, और इसमें क्या है पित्तम स स्नेह तृष्ण उष्णम लघु विषम सरंद्रवम। अब क्या है कफ के गुण, नोट डाउन कर लो। क्या बीच में यार लाइक कर देगा वीडियो यार, ठीक है। पसंद आ रहा है आपकी, जनरली पसंद आ रहा है वीडियोस, और आपको समझ में आ रहा है आयुर्वेदा ये चैप्टर 1, तो बताइए कमेंट में लिखिए आपको अच्छा लगा। मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहूँगा। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो किस पे, वो भी कौन सा सब्जेक्ट बनाना है चाहते हो आप, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो बताओ, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और उस सब्जेक्ट का कौन चैप्टर पढ़ना है वो भी लिख दो कमेंट में, ठीक है। मैं वो बनाता हूँ वीडियो, और बहुत जल्द आएगा वीडियो। अब मैं देखो आज का मैं रेगुलर कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है, दिखते रहिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आई लव यू, ठीक है। और हम देखेंगे कफ दोष के गुण, क्या है कफ दोष के गुण। तो कफ दोष के गुण का श्लोक क्या है, श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये तीनों श्लोक इम्पोर्टेंट है। जो मैं इम्पोर्टेंट श्लोक बता रहा हूँ वही श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। सारे श्लोक याद नहीं रखना। जैसे सबसे पहला क्या है, आयुर्वेद का महत्व वाला श्लोक याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखोगे, वो वाला श्लोक याद, फिर दोष वाला श्लोक याद करना, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। और आपका आयुर्वेद का अवतरण भी श्लोक याद करना, लेकिन इम्पोर्टेंट याद कर लेना। और आपका ये तेबियो वाला याद करना, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है आपको भी, ठीक है। आपके कफ के गुण, कफ के गुण क्या है, स्निग्ध शीत गुरुमंद लक्षणों मिश्रण स्थिर कफ, ठीक है, ये श्लोक है। इसके गुण क्या है कफ के गुण। तीसरा क्या है आपके कफ के गुण। आप कफ के गुण देख रहे हैं किसके अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार। फ्यूचर में हम चला के अनुसार देखेंगे, वो सब याद रखना, ठीक है। मैं दोनों भी पूछूंगा आपको कमेंट में। कफ के गुण, कफ के गुण क्या है, स्निग्ध शीत, क्या स्निग्ध शीत। और शीत गुण और किस में आता है कमेंट करो। शीत गुरु मंद, गुरु मंद, ऐसे बताओ, गुरु मंद लक्षणों मिश्रण, लक्षणों मिश्रण, मिश्रण मिश्रण लक्षणों मिश्रण स्थिर कफ, स्थिर कफ, ठीक है। ये कफ के गुण है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। कितने गुण ऐसे देते हैं। पहला गुण क्या है, स्निग्ध, ऑयली नेचर, ऑयली, स्निग्ध। पहला गुण क्या है, स्निग्ध। स्निग्ध मतलब थोड़ा ऑयली टेक्सचर, ऑयल टाइप, ऑयली वाला, थोड़ा ऑयल सिस्टम, ठीक है। शीत मतलब कोल्डनेस, शीत मतलब कोल्डनेस। तो शीत गुण बाद में भी था, ठीक है। इससे क्या है, गुरु, गुरु मतलब थोड़ा हैवीनेस होता है, इसीलिए पता है क्या बोलता है, कफ में आपका पृथ्वी, पृथ्वी महाभूत होता है, ध्यान रखना। इसमें पृथ्वी महाभूत भी होता है, पृथ्वी महाभूत प्लस आपका जल महाभूत होता है इसमें। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक चीज किसे बनाए, पंच महाभूत से बनाए, ठीक है। सब एक ही पंच महाभूत होता है। कफ में क्या होता है, पृथ्वी प्लस महाभूत, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत होता है, ठीक है। इसलिए मैं मतलब होता था कुछ है, लेकिन प्रधान महाभूत यही है कफ में। बाद में क्या था, वायु था, या आकाश माना तो वायु आकाश। और पेट में क्या था, अग्नि प्लस क्या, जल, ये कह सकते हो आप,
क्योंकि पित्त में आपके जितने एंजाइम्स वगैरह आते हैं, मतलब उष्णता होती है, तो आप नहीं आपका गलबल होते हो, ठीक है। तो तीनों महाभूत कंपोजिशन में याद करना, मैं भी लिख लूंगा खत्म होने के बाद। गुरु हो गया, मंद हो गया, वो क्या आपका मंद, और फिर क्या है लक्षण, क्या है लक्षण, लक्षण मृत्सन, मृत्सन, और एक स्थिर होता है, स्थिर मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता। मान लो कोई ऐसे उसे बोलते हैं जो कफ प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, वो बहुत गंभीर होते हैं, बहुत में स्थिरता होती है, तो स्थिरता होती है, ठीक है। ये आपके गुण है, और इसके मीनिंग आप देख लेना, और जो समझ नहीं आया बता दूंगा आपको, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ सारे मीनिंग्स। देखो पहला क्या है आपका स्निग्ध, मतलब इसमें लिखा है अनकटस, मतलब या तो अनकटस समझो, या तो ऐसे बहुत ऑयल नेचर, जैसे कि पार्टा ऑयल होता है, स्निग्ध होता है। शीत कूल होता है। गुरु क्या होता है हैवी, मतलब कफ की वृद्धि हो गई तो शरीर में, तो हैवी बॉडी में हैवीनेस लगता है बॉडी में, ठीक है। और मन काफी स्लो होता है, इसे बोलता है मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि क्या है तू, मतलब मंद बुद्धि मतलब कफ की वृद्धि हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, जम चुका है, बोलते ना, तो कफ बलगम बोलते हो। कफ से लोग मोस्टली बलगम समझते हैं, स्पीडम समझते हैं, ठीक है, बलगम समझते हैं, तो कफ अच्छी बलगम नहीं है, ठीक है। वो मल है, वो कफ क्या है, मल है, मल कफ है, वो अलग चीज है, कफ अलग चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसी पित्त का मल होता है, पित्त मल अलग चीज कॉन्सेप्ट है, ये नॉन पित्त अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मिश्रण मतलब तो स्टिकी होता है। मिश्रण का मतलब, इस मिश्रण का क्या मतलब है, देखो लक्षण क्या होता है, मंद तो समझ में आ गया, मंद, मंद मतलब मंद बुद्धि बोलते हैं, मंद हो रहे मंद है, मंद मतलब क्या है, मंद में क्या लिखा है, स्लो लिखा है, स्लो। लक्षण क्या होता है, मृत्सन क्या होता है, स्टेबल तो मतलब आपका वो हो गया, स्टेबल हो गया, मतलब वो फॉर्म हो गया, स्टेबल, स्टेबल या फॉर्म। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण, मिश्रण मतलब स्टिकी, स्टिकी अपीयरेंस होता है इसका, काफी ज्यादा स्टिकी होता है, स्टिकी होता है। लक्षण क्या होता है आपका, लक्षण फाइन होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपका कफ के गुण, बात्य गुण, पित्त गुण, कफ गुण, ये तीनों गुण समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें और हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, वो है आपका कौन सा आप पढ़ेंगे, इन तीनों दोषों को वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता। हेडिंग क्या है, वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता, फिर हम देखेंगे कोर्स से देखेंगे, ठीक है। हमने दोषों के स्थान देख लिए, सही से स्थान देख लिया, स्थिति के अनुसार दोषों के कर्म वो भी देख लेंगे, भी दोषों के कर्म भी देख लेंगे। तो देखिए हम पहला टॉपिक देखते हैं, ये वाला व्याधि, मतलब व्याधि के अनुसार दोषों की प्रबलता देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, हेडिंग क्या है, हेडिंग है आपका व्यय आदि के अनुसार, व्यय आदि के अनुसार व्यय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता, दोषों की प्रबलता। हेडिंग क्या, हेडिंग समझ में आए लोगों को, मैं हेडिंग समझाता हूँ, फिर आगे और बताऊंगा, ठीक है। फिर थोड़ा टॉपिक ले रहा है इसमें, मैं खत्म कर दूंगा, या तो इस पार्ट में खत्म हो जाएगा, इसका या तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो व्यय आदि, व्यय क्या होता है, व्यय क्या होता है बताओ, व्यय क्या होगा, व्यय मतलब एज, व्यय क्या होता है, व्यय का मतलब एज, क्या है, यहाँ पे लिखा है ना व्यय, देखो यहाँ पे लिखा है व्यय, व्यय क्या होता है, व्यय, व्यय मतलब एज, क्या है एज, एज। और आदि, आदि क्या होता है, आदि में बताऊंगा कौन सा फैक्टर है, तो उसी के अनुसार, एज के अनुसार दोषों की प्रबलता, डोमिनेंसी, पर्टिकुलर एज क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा इन्फेंट सुना होगा, फिर चाइल्डहुड, फिर अडल्टहुड, फिर अडल्ट के बाद स्टेज आता है, तो उन सब स्टेजेस में
हर एक एजिस में कौन से दोषों की प्रबलता होती है, कौन कौन से दोषों की प्रबलता होती है, ठीक है, वो देखेंगे वय अनुसार। इसमें 3 अवस्था है वय को या एज को, वय को हमने 3 में एक होता है, एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्ध अवस्था, 3 अवस्था में बांटा है इसको। वय को एज को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है बाल्यावस्था, 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 एक होता है आपका युवावस्था, हम जिस अवस्था में हमें युवावस्था, और एक वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं ओल्ड एज, ओल्ड एज, मिडिल एज, मिडिल एज, या अडल्टहुड, अडल्टहुड, या तो इसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड, या आपका चाइल्डहुड, ठीक है। ये तो इन तीनों अवस्था में कौन कौन से दोष की प्रबलता होती है, हम पहले वो देखेंगे। जो आपको बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था अगर देखो छोटे बच्चों को ज्यादा कफ और जुकाम बुखार ये सब होता है बचपन में, देखा होगा आपको खुद हुआ होगा, किन किन को जुकाम बुखार होता था बचपन में, आपकी मम्मी शहद पिलाती थी, याद है शहद पिलाती थी, या आपको अदरक और तुलसी का काढ़ा पिलाती थी, आप काढ़ा पीते थे, ठीक है। टाइफाइड भी बहुत लोगों को हुआ होगा, टाइफाइड में भी क्लियर होता है, डेंगू फीवर में भी फीवर होता है, तो हर एक में फीवर का कोल्ड यही होता था बचपन में। इसलिए हम बोलते हैं कि बाल्यावस्था में जो कफ दोष है उसकी वृद्धि होती है या उसकी प्रबलता होती है। क्या बोल देंगे कि जो बाल्यावस्था में आपका जो कफ दोष है, कफ दोष की प्रबलता होती है, कफ दोष की प्रबलता प्रबलता होता है। और युवावस्था में क्या होता है, युवावस्था जिस अवस्था में हम लोग हैं, हम है वो है आपका युवावस्था। युवावस्था में क्या होता है, पित्त दोष की वृद्धि होती है, पित्त दोष की प्रबलता होती है, तो बोल रहा हूँ पित्त दोष की प्रबलता होती है, पित्त दोष की प्रबलता होती है। पित्त दोष की प्रबलता होती है इसमें युवावस्था में। और वृद्ध अवस्था में तो आपने देखा वृद्ध अवस्था में लोग झुक जाते हैं, ठीक है, काम वगैरह नहीं होता, हमें थके रहते हैं, ऐसे चलते हैं वृद्ध अवस्था में, ठीक है। वृद्ध अवस्था में क्या होता है, उनके मसल टोन देखा होगा या स्किन टोन कैसे स्क्वीज होता है, उनमें रिंकल्स आ जाते हैं वृद्ध अवस्था में, क्योंकि एक दिन सबको हर एक इस अवस्था में आना ही है। और इस अवस्था में वात की वृद्धि होती है, किसकी वजह होती है, वात दोष की प्रबलता होती है, वात दोष की प्रबलता होती है, वात दोष की प्रबलता होता है, वात दोष की प्रबलता होता है, समझ में आया। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, तो ट्रिक ये है, देखो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, ऐसा कर लो, तो एंड होगा, एंड वाला पार्ट, एंड मिडिल और स्टार्ट, ये लिख लो, एंड मिडिल और स्टार्ट, ये 3 लिखो, क्यों लिखो मैं, देखो पहले क्या, एंड मिडिल स्टार्ट, हर एक जो अंत की अवस्था होती है ना, अंत की अवस्था, चाहे वो वृद्धावस्था को वय हो, कोई भी दिन हो रात हो, या दिन में भी स्टेजेस होते हैं, रात के भी स्टेजेस होते हैं, ये अर्ली नाइट, मिडिल नाइट, लेट नाइट ऐसे बोलते हैं ना। तो जो हर एक अवस्था के अनुसार जो अंतिम वाला अवस्था में अंतिम अवस्था होता है, उसमें हमेशा बात होगा, वात दोष की डोमिनेंसी होगी, ये प्रबलता होगी। तो ट्रिक से आप कर लो, अंत में क्या होगा, वात दोष की प्रबलता होगी, वात दोष की प्रबलता, वात दोष की प्रबलता। मध्य में, मिडिल मतलब मध्य, तो मध्य में क्या होगा, एंड मतलब अंत, तो अंत में क्या होगा हमेशा वात दोष, मध्य में क्या होगा, पित्त दोष, पित्त दोष की प्रबलता, पित्त दोष की प्रबलता। और आरंभ में, आरंभ या इसे हम बोलते हैं आदि, आदि शुरू में क्या होगा आपका, कफ दोष की प्रबलता होगी, कफ दोष की प्रबलता। तो यही ट्रिक है, आप ऐसी ट्रिक से यहाँ के याद रखना। और इसमें कौन कौन से आदि क्या है, यहाँ पे जैसे कि बोल रखा है आपका अह रात्रि, ठीक है, अह रात्रि,
अब भोजन, भोजन मतलब जो आराम खाने में खाना खाया, पचा, फिर पूरा का निकल गया, तो अंत में कफ हो जाएगा, ऐसे मध्य में आपका पित्त हो जाएगा, बात हो जाएगा। रात्रि आपका लेट लेट नाइट, मिडिल नाइट, अर्ली नाइट, ऐसे बोलते हैं 3 से जाते हैं, ऐसे नाइट 3 से होते हैं, ठीक है। बोलते मध्य रात्रि। और आहा, आहा मतलब क्या होता है, मतलब एज, आहा मतलब क्या होता है, आहा बताऊंगा, आहा का मतलब मुझे पता नहीं है, वैसे बताऊंगा आपको आहा, लेकिन आहा लिखा है। आहा का मतलब ऐसे भुक्त अन्न का पाचन होने उपरांत अंतिम भाग में वायु का प्रकोप, तो अंतिम में हमेशा वायु का होगा, अंतिम में वात का मतलब वायु का, वात मतलब मैंने अभी कहा था वात को समझो किससे, वायु से। समझ में आया, यह टॉपिक समझ में आ गया, बहुत इजी है, ट्रिक से याद कर लो। अब ऐसे मैंने एज के अनुसार बता दिया, वही है वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता। मैंने खाना खाया, खाया तो कब बोलते सुबह मॉर्निंग में कब होता है, कब एक्ट होता है, हम आगे बढ़े, मॉर्निंग में कब होता है, 4 बजे बाद कब होता है, फिर धीरे आता है, पित्त होता है, फिर आते आते क्या होता है, वो आता है, क्योंकि डे ऐसे ना हमारा दिन, डे की शुरुआत हुई, डे की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, कफ होगा, कफ की प्रबलता होगी, फिर जैसे मिडिल ऑफ द डे आ जाएगा तो हमारा पित्त बढ़ जाएगा, क्यों खाना खाएंगे, तो पित्त की प्रबलता होगी, फिर अंत में आते आते एंड में क्या आएगा, बाद की प्रबलता होगी। तो यही है वह आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता। समझ आया, बहुत अच्छा, तो नोट कर लो उसे। ठीक है, स्थान बता दिया, व्याधि बता दिए, गुण बता दिए मैंने आपको, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ अग्नि, अग्नि कोश, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन जितना अभी हम अभी इस वीडियो में कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे अग्नि तक पढ़ेंगे, अग्नि और कोश 2 टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अग्नि, दोषों के अनुसार अग्नि, हेडिंग क्या है, दोषों के अनुसार अग्नि, हेडिंग क्या है, दोषों के अनुसार अग्नि, दोषों के अनुसार अग्नि, क्योंकि मैंने अभी क्या है, 3 दोष हैं, 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वात दोष, पित्त दोष, और तीसरा क्या है आपका, कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो 3 दोष के अनुसार हम देखेंगे अग्नि, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, एक होता है त्रिदोष है, जैसा हम क्या करें, समदोष, जैसे हम बोलते हैं त्रिदोष है समदोष, एक आता है त्रिदोष, या हम बोलते हैं इसे समदोष, ठीक है, समदोष। तो प्रकृति के अनुसार भी बोल सकते हैं इसको, अग्नि के प्रकार। देखिए वैसे दोष ना दो, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ना। अब वात दोष की जो अग्नि होती है, इतनी अच्छी अग्नि नहीं होती, विषम अग्नि होती है, ठीक है। वात दोष की होती है विषम अग्नि, विषम अग्नि मतलब इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर, मतलब ऐसे बोलते हैं जो वात दोष होते हैं या वात दोष वाले लोग होते हैं, मन वात दोष है, मान लो कुछ खाया, कभी पच जाता है, कभी वो नहीं पचता, मतलब उनकी जो अग्नि कैसी है, जो डाइजेस्टिव फायर है, बोलते हैं जठरा अग्नि, मैं बोल रहा हूँ अग्नि। तो यहाँ पे जो अग्नि है, हम अग्नि किस अग्नि की बात कर रहे हैं, इसे हम बात कर रहे हैं जठरा अग्नि, हम जठरा अग्नि की बात कर रहे हैं, हम जठरा अग्नि की बात कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव फायर, बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन समझो जठरा अग्नि और डाइजेस्टिव फायर, वो बात उसमें कैसा होता है, इरेगुलर टाइप का होता है, कैसा होता है, विषम अग्नि होता है, इसमें क्या होता है, विषम अग्नि, विषम अग्नि, ठीक है। इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर होता है, इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर है, इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर, ठीक है, इरेगुलर होता है। मैं कभी तो बादोष होता है ना, खाना खाते हैं, कभी पच जाता है, कभी नहीं पचता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब आता है पित्त दोष, पित्त दोष वाला कैसा होता है, पित्त दोष का बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत शार्प अग्नि होता है, यह तीक्ष्ण अग्नि होती है, इनका तीक्ष्ण अग्नि होती है,
क्या तीक्ष्ण अग्नि, क्योंकि उसमें गुण है पितम पितम तीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण गुण है तीक्ष्ण अग्नि, तो पित्त दोष वाला अग्नि भी क्या होता है तीक्ष्ण होगा, क्योंकि पित्त गुण पड़े ना पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण, तीक्ष्ण वाला गुण आ रहा है, तो अग्नि भी किसी पित्त दोष वाले की तीक्ष्ण अग्नि होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फायर, बहुत स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव डाइजेस्टिव फायर, इफेक्टिव बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फायर, मतलब सब कुछ पच जाता है इनका, ठीक है, ये लोहा भी पचा देंगे, ऐसे बोलते हैं ना, ये लोहा भी पचा देगा, इसका बहुत अग्नि जठर अग्नि अच्छा है, जी डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है, सबको अच्छा होता है, एनर्जी भी उसके बॉडी में शरीर में खाना लगेगा, ठीक है, सब जाते हैं जैसे डाइजेशन हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। अब कब दोष, ये तो कब दोष अग्नि होती है, बहुत मंद होती है, मंद अग्नि होती है, और दोनों की मंद अग्नि होती है, कब दोष इन दोनों की जो अग्नि होती है ना मंद अग्नि होती है, मंद अग्नि होती है, अग्नि बहुत कम होती है, इनमें लो डाइजेस्टिव फायर, मतलब इनका लो डाइजेस्टिव फायर होता है, इनको इतना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते खाने को, तो दोष वाले अग्नि को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, समझ में आया, दोष मतलब दोषों का अनुसार अग्नि, समझ में आ गया, अग्नि क्या है, जठर अग्नि, अग्नि बहुत सारा होता है, आगे बढ़ा तो अग्नि बताता हूँ, अग्नि जठर अग्नि होती है, भूत अग्नि होती है, वैसे अगर अग्नि की वैसे बात करो ना तो यही होता है, विषम, ये अग्नि के प्रकार है, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, ये अग्नि के ही प्रकार है, वैसे अग्नि के 13 प्रकार के बताए गए हैं, जठर अग्नि, भूत अग्नि, और आपका कौन सा अग्नि, धातु अग्नि, ऐसा होता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इधर समझ लो, बार दोष अग्नि, फिर दोष अग्नि, कब दोष अग्नि, दूसरा कब दोष अग्नि, सुनाया। अब बात करते हैं कोष्ठ, कोष्ठ क्या है, कोष्ठ बोलते हैं आपका किसको, एलिमेंट्री कैनाल को, मॉडर्न में क्या बोल रहा हूँ, जब कोष्ठ इसमें डाल देता हूँ, आप कहते हैं दोषों के अनुसार कोष्ठ, हेडिंग डालो, लास्ट टॉपिक है, फिर वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग थके होंगे पढ़ते पढ़ते 1 घंटा, दोषों के अनुसार कोष्ठ, दोषों के अनुसार कोष्ठ, देखो हम देखते हैं कोष्ठ, कोष्ठ का क्या मतलब है, कोष्ठ को आप ऐसे समझ सकते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या समझते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो, ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, कोष्ठ क्या होता है, तो इसका श्लोक है, इसका श्लोक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोष्ठ क्रूर मृदुर मध्य साते समेरपि, क्या है, कोष्ठ क्रूर मृदुर मध्य स्याते समेरपि, मतलब कोष्ठ का क्रूर होता है, मृदु हो सकता है, मध्य हो सकता है, कोष्ठ मतलब टाइप, मतलब कोष्ठ मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो सकता है, कोष्ठ क्रूर, या तो पहला हो सकता है क्रूर कोष्ठ, दूसरा मृदु कोष्ठ, एक मृदु कोष्ठ हो सकता है, कोष्ठ मृदु, मध्य कहता है मध्य कोष्ठ, इसे कहते हैं मध्य कोष्ठ, ठीक है, मध्य, क्रूर कोष्ठ मतलब क्रूर मतलब रफ वाला, मृदु में सॉफ्ट वाला, मध्य मतलब मिडल वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूर मतलब आपका हार्ड, क्रूर कोष्ठ मतलब हार्ड वाला, क्या हार्ड होता है ना, हार्ड वाला वो होता है हार्ड, मृदु मतलब सॉफ्ट, और ये होता है इंटरमीडिएट वाला, क्या होता है इंटरमीडिएट, मीडियम, मध्यम मतलब मीडियम, क्या होता है मीडियम होता है। आप इस देखिए कोई समझ में आया, तो श्लोक क्या है, श्लोक क्या है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसका भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक इंपॉर्टेंट है, श्लोक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, और मेरे वीडियो में जिस श्लोक इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक इंपॉर्टेंट है इसका, कोष्ठ वाला, तो एक क्रूर कोष्ठ होता है, एक मृदु कोष्ठ होता है, एक मध्य कोष्ठ होता है, मीडियम वाला सॉफ्ट, एक हार्ड, ठीक है, और दोषों के अनुसार हम देखते हैं कोष्ठ। तो सबसे पहला क्या है, बाद दोष,
पित्त, पित्त दोष, और एक कफ दोष, और एक सम दोष या त्रिदोष बोल सकते हैं। ठीक है, और तो इन दोषों के अनुसार हम देखते हैं कोष किसका है, विदु किसका है, किस अक्रूर है, किसका मध्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। वही लास्ट टॉपिक है। देखो बात वाला जो होता है क्रूर होता है, जो बात कोष होता है, जो बात होता है वो उनका कैसा होता है, क्रूर कोष होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है। इनका कोष एलिमेंट्री कैरानाइजेशन क्रैक कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, पित्त वाला कैसा होता है, पित्त वाला मृदु होता है, इसका मृदु कोष होता है, क्या होता है, मृदु कोष होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। और बाकी इन दोनों का कैसा होता है, आपका मध्य होता है, मतलब मीडियम होता है, क्या होता है, मीडियम होता है। फाइनली आपको कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक करके बताइए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये भी हम डन करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो। अब इसका पार्ट 2, इसी चैप्टर का पार्ट 2 कल आ जाएगा, तो ओवरऑल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथ चैप्टर था क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझते चलेंगे, तभी आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बात दोष कैसा किसका, आपको पता मुझे कैसा पोस्ट होता है, क्या क्रू होता है, आपको वर्ड्स का मतलब ध्यान रखना है, पोस्ट क्रू पोस्ट। ठीक है, जैसे मैंने दोष बताया, तो हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखो, कंसेप्ट क्लियर करो और पढ़ते रहियो। ठीक है, मेन गोल क्या है, पढ़ना, एक अच्छा डॉक्टर बनना। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने फीडबैक बताएं। ठीक है, कैसे वीडियो बना रहा हूँ, अब कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी लिखिए। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में कीबोर्ड यार, मैंने नहीं पकड़ा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, राधे राधे।